वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें हम लोगों से पूछा गया है ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of electrical field at the center of curvature of semicircle. So देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक रॉड को इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल इस तरह से बेंड किया गया है। सो लेट मी ड्रॉ इट थोड़ा अच्छा से। तो देखिए इसको एक रॉड को एक सेमी सर्कल के शेप में बेंड किया गया है और इस पर जो टोटल चार्ज है मीन्स पहले इसका लेंथ हम लोगों को L दिया गया है और जो चार्ज है वो कैपिटल Q दिया गया है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हमारा Q/L हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर कुछ थीटा डिस्टेंस पर अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे थीटा लिया और यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पर कट किया डी थीटा, तो ये जो हमारा लेंथ होगा, अगर ये सपोज हमारा रेडियस r है तो उस इंस्टेंट ये जो हमारा लेंथ होगा एलिमेंट्री सेक्शन जहाँ पे कि हमारा डी क्यू चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा r इंटू डी थीटा। सो यहाँ पर एक r इंटू डी थीटा और यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा वो डी क्यू चार्ज होगा। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वो इस डायरेक्शन में होगा और डी ई के इक्वल होगा। हमने ऐसा माना डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना वो डी ई हो गया। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है उस इंस्टेंट ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक डी कॉस थीटा इधर और एक डी ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में। अब इसी प्रकार हम लोगों ने अगर इसके सिमेट्रिक एक पॉइंट को यहाँ पर ढूंढा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर भी एक डी क्यू चार्ज होगा और सपोज हमने यहाँ पर थीटा एंगल पर कुछ यहाँ पर डी अगेन यहाँ ले करके इस डायरेक्शन में हमने जो है यहाँ पर डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड देखने का ट्राई किया। सो हम लोगों को वो भी डी ई मिलेगा और अगेन ये एंगल हमारा थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार इधर एक डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा और इधर एक डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा। तो देखिए इसका डी ई कॉस थीटा और इसका डी ई कॉस थीटा तो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर जो डी ई साइन थीटा है और इसका भी डी ई साइन थीटा है, ये दोनों ही डी ई साइन थीटा ऐड होगा और इसी प्रकार हर एक डी क्यू चार्ज की वजह से कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो ऐड होता चला जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग डी ई इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर लिखना चाहें कि क्या होगा, तो वो देखिए वो डी क्यू चार्ज की वजह से हो रहा है। सो डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो डिस्टेंस है हमारा r, सो इसका हम लोगों को स्क्वायर लेना होगा। तो हम लोगों को डी ई का वैल्यू मिल गया। अब अगर हम लोगों को डी ई साइन थीटा का वैल्यू चाहिए होगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा डी ई साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को। तो इस प्रकार हम लोगों को ये जो है हर एक डी साइन थीटा को ऐड करना है। तो उससे पहले हम लोग इस डी क्यू को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए इस डी क्यू में क्या है कि अगर हमारे पास चार्ज क्यू था मीन्स टोटल एल लेंथ पर चार्ज क्यू था, सो यूनिट लेंथ पर जो हमारे पास चार्ज होगा वो Q/L होगा। तो इस प्रकार डी क्यू मीन्स डी क्यू जब हमारा हो रहा है सो ये इस लेंथ पर हो रहा है। कितने लेंथ पर, देखिए इतने से आर्क वाले लेंथ पर। सो डी क्यू जो हमारा चार्ज है वो कितने लेंथ पर है, सो आर डी थीटा के लेंथ पर है। तो इस तरह अगर हम मीन्स 1 यूनिट लेंथ पर जो टोटल चार्ज है हमने इतना देखा, तो इतना यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वही तो हमारा डी क्यू होगा। तो उसको हम लोग किस प्रकार से इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा Q/L इंटू आर डी थीटा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डी क्यू है उसकी जगह पर हम लोग ये वाला टर्म बिठा सकते हैं।
तो आइए हम लोग इसको एक बार रख लेते हैं। सो डी क्यू को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल, और ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सेम ही रहेगा। और डी क्यू के लिए हम लोग क्यू अपॉन एल और आर डी थीटा हम लोगों को लिखना है। सो आर डी थीटा और ये हमारा साइन थीटा है। सो ये हमारा टोटल जो है वो डी ई साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। डी साइन थीटा का वैल्यू ये इसके इक्वल हम लोगों को हो जाएगा। तो अब इस तरह हम लोग अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखने चाहेंगे तो क्या होगा, ये पर भी देखते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा Q बाई एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए ये जो हमारा डी ई इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा था, नेट डी ई फील्ड, वो हम उसका कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था और ओनली साइन कंपोनेंट बन रहा था वहाँ पर। सो ये हमारा जो होगा अभी ये डी ई के इक्वल हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें साइन थीटा कंपोनेंट है और इसका कॉस थीटा कंपोनेंट तो जीरो ही है। सो ये हमारा डी ई के इक्वल हो रहा है। अब अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू हम लोगों को बता देगा। अब इस सिचुएशन में है क्या, जब इधर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हम लोग को ई नेट का वैल्यू बता देगा, और इधर जो है ये हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा वेरिएबल। ये हमारा क्यू कांस्टेंट है, एल ये सब कुछ कांस्टेंट है। सो ओनली हमारा थीटा वेरिएबल है, और थीटा जो हमारा वेरी हो रहा है वो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी हो रहा है। सो यहाँ अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर पाई होगा। सेमी सर्कल के लिए जो हमारा थीटा वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, सो 0 to पाई। तो अब ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, तो देखिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर साइन थीटा और डी थीटा। तो इसमें हमारे पास जो भी कांस्टेंट है अगर उसको बाहर करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, ठीक है। और इधर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये वैल्यू हमारा 0 to पाई इंटीग्रेट होगा। सो इसको लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 to पाई वेरी करेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो देखिए अगर हम लोगों ने इसको माइनस ऑफ थीटा को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचे, माइनस वैल्यू को बाहर करेंगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। अब देखिए कॉस पाई, सो कॉस पाई का वैल्यू जो होगा हमारा वो -1 होगा, एंड माइनस को तो हमने पहले बाहर ले लिया। सो यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस 0, सो कॉस 0 का वैल्यू 1। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या बचेगा, -2 और इधर का माइनस, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 2 थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 2 है ये इस 4 को कैंसिल कर सकता है, तो इस प्रकार हम लोगों के पास जो बचेगा वो बचेगा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। अब देखिए यहाँ पर जो है पाई इंटू आर जो होता है, अगर हमारा पूरा सर्कल होता तो उसका लेंथ होता 2 पाई आर, लेकिन हमारे पास अभी सेमी सर्कल दिया गया है। सो ये होगा पाई आर, और ये टोटल लेंथ दिया गया है एल। सो हम लोग यहाँ पर जो एल आर है उसको रिप्लेस कर, सॉरी पाई आर जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एल से। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो हम लोग को ई नेट का वैल्यू आएगा वो Q बाय 2, और ये हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट, और हम लोगों ने पाई आर को एल से रिप्लेस कर लिया है और एक एल हमारे पास ऑलरेडी है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोगों को ई नेट का वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में ढूंढना था। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो हम लोगों को ढूंढना था, वो ई नेट हमारा हो जाएगा, और ई नेट का वैल्यू हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 उसको हम लोग ड्राइंग पहले से कर लिए हैं।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या जा रहा है। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. Find the magnitude of electrical field at a point 10 सेंटीमीटर from both the ends of a rod. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक रॉड दिया गया है, एक चार्ज रॉड दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, और इस में हमसे पूछा गया है कि इसके बोथ द एंड से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट बनेगा वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये हम लोग को ढूंढने के लिए कहा गया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक अलोंग दी डिस्टेंस होता है और एक परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस होता है। तो इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। जो अलोंग दी डिस्टेंस होता है उसमें आता है के डी इंटू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इस प्रकार से आता है। इसका एक डेरिवेशन है जो हम लोग कभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये थीटा 1 जो होता है हमारा ये वाला वैल्यू है, और थीटा 2 जो है वो ये वाला वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने का, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का हम लोगों को टेक्निक अभी देखना है और इसको यूज करना है। डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए, अगर ये हमारा कोई पॉइंट है तो इससे नीचे का जो एंगल है वो हमें लेना है थीटा 1, और एबव एंगल हम लोग को थीटा 2 लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा थीटा 1 और थीटा 2 हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब अगर हमने यहाँ पर से इसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये एंगल हमारा 30 और ये एंगल भी 30 होगा। इस सिचुएशन में हमारा थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा। तो हमें वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलेगा, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को ई का वैल्यू ढूंढना होगा, ओनली होगा हमारा ई परपेंडिकुलर, और वो इक्वल हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है डी, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है डी, ये किस प्रकार से आएगा। अगर ये हमारा 10 था तो इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, और ये 10 सेंटीमीटर का। तो अगर 5 माइनस हम लोग इसका अगर डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा। देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब होगा √75 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है हमारा। डी का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अब ये जो लेमडा है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। हम लोग को चार्ज दिया गया है 50 माइक्रोकूलम, और ये कितने लेंथ के ऊपर 10 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमें मिल गया। अब ये जो हमारा d का वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं √75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 2 इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो इस वैल्यू को अगर हमारा ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 सेम है तो 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वाला जो हमारा वैल्यू आएगा वो अगर 2 साइन थीटा हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 30। यहाँ हमारा जो साइन 30 डिग्री होगा उसका वैल्यू 1/2। ये 2 और ये 1/2। ये वैल्यू, ये दो वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग ई परपेंडिकुलर का वैल्यू ढूंढेंगे तो यहाँ पर से देखिए हम लोग क्या आएगा 9 5 जा 45। 450 इंटू यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 और यहाँ पर माइनस ऑफ 6। ये बचेगा 10 टू दी पावर ऑफ 3, और इधर से माइनस ऑफ 3 को भी अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू दी पावर ऑफ 3 हो जाएगा, और √75। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन, और इलेक्ट्रिकल फील्ड है पर कूलम। तो ई का वैल्यू, ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा वही हमारा नेट वैल्यू यहाँ पर रहेगा। ई पैरेलल में हम लोगों को कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पर ई नेट जो होगा वो ई परपेंडिकुलर के ही इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 41 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
जो हम लोगों से पूछा गया है 42 क्वेश्चन में, वो आइए देखते हैं 42 में हम लोगों से क्या पूछा गया है। सो 42 में पूछा गया है कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मैक्सिमम। सो हम लोगों को एक रिंग दिया गया है इस क्वेश्चन में। सो कंसीडर ए रिंग, हम लोगों ने सपोज इस प्रकार से एक रिंग कंसीडर किया, उसका रेडियस अगर हम लोगों ने आर लिया, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक्स, इसके एक्सिस पे ये इसका रिंग होगा। सपोज ये रिंग हमारा एलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसका एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस से एलोंग होगा, इस तरह से होगा। सो ये हमें पूछा जा रहा है कि इसके एक्सिस पर, तो सपोज हमने ये डिस्टेंस कुछ एक्स लिया और यहाँ पर जो है सो हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये इसके एक्सिस पर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा। तो देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर इस तरह ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करेंगे, मीन्स इस पार्ट पर जो हमारा चार्ज है उसमें से हम एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो डी होगा। इसका डेरिवेशन हम लोगों को देखना होगा। सो इसका हम डेरिवेशन यहीं पर कवर कर लेते हैं, और साथ साथ जो है वो वैल्यू कैसे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है वो कितना होता है, फिर उसमें मैक्सिमा लगा करके, मीन्स उसका डिफ्रेंशिएशन करके वो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जो है वो यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ डी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। सो ये जो डी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, और अगर हमने इसको डी थीटा कंपोनेंट ले लिया, सो ये हमारा थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो कुछ डी क्यू चार्ज होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल अगर थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब इस दोनों का जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इधर भी डी साइन थीटा और इधर भी डी साइन थीटा, सो डी साइन थीटा जो है इसका कैंसिल हो जाएगा, और इसका डी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो दोनों का डी कॉस थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, सो डी कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा जो है वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लगा करके इसको ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ जब हम लोग इस d को देखेंगे तो उसमें क्या बचेगा, d जो होगा सो ओनली d कॉस थीटा पार्ट बचेगा, और d साइन थीटा वाला सारा कंपोनेंट जो है वो जीरो होता चला जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर d का वैल्यू के मीन्स डी क्यू बाई 4πε0, और ये वाला डिस्टेंस को अगर सपोज हम लोगों ने r डैश लिया, तो ये r डैश का वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उस r डैश का स्क्वायर लिख करके और cos थीटा का वैल्यू लिख करके फिर इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उस इंटीग्रेशन को लगाने के बाद वो इंटीग्रेशन सिर्फ डी क्यू चार्ज के लिए बचेगा, सो इंटीग्रेशन का वैल्यू q हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग को यहाँ पर e का वैल्यू आएगा, मीन्स होल डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, जस्ट हमने आइडिया लिया। सो जो हमारा e आएगा यहाँ पर, सो x इज x q, ये जो हमारा q चार्ज है ये डिस्टेंस x, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन बाय 4πε0, और ये जो हमारा डिस्टेंस था आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो हम लोग को इतना आएगा। अगर इसका आप वैल्यू यहाँ पर बिठाएंगे, इंटीग्रेशन करके लाएंगे, अगर नहीं आए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको वापस से कोई छोटा सा वीडियो बना करके इसका हम एक्सप्रेशन ले आएंगे और उसका एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। पर अभी के लिए हम लोग को इसका मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है। सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, d/dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हम लोग d/dx इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो आइए देखिए हमारे पास क्या क्या है।
अगर हम लोग इधर में लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका, तो क्यू को हम लोग बाहर ले लेते हैं, क्यू हमारा कांस्टेंट हो रहा है। एक्स अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी दूसरे साइड बाहर में ही रख लेंगे। तो इस पार्ट में हमारे पास देखिए एक्स का पार्ट है, इसको हम लोगों ने इनसाइड ले लिया और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी टर्म हमारा कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टर्म को ले लिया, इस सारे कांस्टेंट पार्ट को हम लोगों ने बाहर कर लिया। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स ये हमारा हो जाएगा r² टू दी पावर ऑफ 3/2। अब हम लोग को इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखिए ये किस तरह से होगा। चलिए इसको हम लोग अभी a लिख लेते हैं, इसका वैल्यू बाद में रख लेंगे सपोज। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये u अपॉन v के टर्म में है, u का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा हो रहा है v का डिफ्रेंशिएशन 3/2 और इसका पावर 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम हो जाएगा तो ये अभी 1.5 है, 1 कम होगा तो ओनली 0.5 बचेगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² टू दी पावर 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके इनसाइड में हमारा जो है 2 मीन्स x² है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये हमारा टोटल v का डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटू u करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटू u। अब सपोज ये इसके मीन्स डिनोमिनेटर में हम लोग को इसका स्क्वायर लिखना होता तो वो ना लिख के सपोज हम लोग a डैश का स्क्वायर लिख लें। a डैश क्यों, क्योंकि हमने a इसको लिखा है। तो ये हमारा a डैश का स्क्वायर अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा लेट है और ये भी हमारा लेट है अभी सॉल्व करने के लिए जस्ट। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारा टर्म हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो इस सब को अगर हटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, r² प्लस x² टू दी पावर ऑफ 3/2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास वो होगा 3x² इंटू ये वाला पार्ट हमारा क्या बचेगा, r² x² की पावर 1/2। तो ये इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टोटल टर्म को अगर इधर मिलाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इस दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास बचेगा क्या, देखिए इसका पावर 1.5 है और इसका पावर 0.5 है, तो वो लेस होगा और वो लेस होकर के हमारे पास बचेगा ओनली पावर 1.5 माइनस 0.5, सो 1 पावर बचेगा। तो इधर में हमारे पास ओनली 3x² रह जाएगा, है ना। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं r² इज इक्वल्स टू, ये अगर इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2x²। हम लोगों को इधर से जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा r/√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसा डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो उस इंस्टेंट में हमको जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ पर जाकर मैक्सिमम मिलेगा। मीन्स x का वैल्यू इतना रखेंगे तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 43। 43 क्वेश्चन में हम लोगों से जो पूछा जा रहा है वो क्या है, ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागन एंड total charge q is distributed uniformly on it. What is the electrical field at center? And you may answer this part without making any numerical calculation. Okay, fine. देखिए हम लोगों को एक जो है रेगुलर हेक्सागन दिया गया है और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43। पूछा गया है व्हाट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर, फाइन। तो देखिए हमारे पास अगर कोई रेगुलर हेक्सागन हो तो हम लोग उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में हम लोगों को पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड।
तो देखिए ये जो जब भी हमें कोई इस तरह का सिमेट्रिक फिगर देता है, तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह डिवाइड करें या इस तरह डिवाइड करें तो ये हमें कुछ सिमेट्रिक सा दिखेगा। मतलब अगर सपोज़ हमने इसको ए से अगर किया तो यहाँ पर जो जैसा पार्टिकल होगा ठीक उसके अपोजिट में वैसा पार्टिकल होगा। देखिए इस पार्टिकल की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये इससे जितना दूरी पे है वो भी ये पॉइंट भी उससे उतना ही दूरी पे है। तो अगर इसके चलते इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये हो रहा है तो इसके चलते इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और सेम टू सेम होगा। सो ये और ये कैंसल हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोगों को यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर मिलेगा वो जीरो होगा। कोई भी पॉइंट देखिए, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसका ठीक सिमेट्रिक एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो उस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा मीन्स इस पॉइंट की वजह से वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम एक कॉमेंट करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि सिंस इट इज़ a regular figure, so a regular hexagon, so due to symmetry the electrical fields the net electrical field जो होगा फील्ड इज जीरो। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होने से जैसा पार्टिकल यहाँ मिलेगा उसका अपोजिट में सेम डिस्टेंस पर वैसा ही पार्टिकल मिलेगा हम लोगों को, तो उसके और इसका इफेक्ट जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड जो सेंटर पर मिलेगा वो जीरो मिल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा 44। सो 44 में आइए देखते हैं हम लोग से क्या पूछा जा रहा है। 44 में पूछा जा रहा है ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज ए टोटल चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ए स्मॉल dl of wire is cut off. Find the electrical field at the center of the remaining wire. So इस क्वेश्चन में हम लोग हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर सपोज कि एक हमारे पास एक लूप था और उस लूप में से हम लोगों को एक जो है सो छोटा सा सेक्शन कट कर लिया गया है। तो अगर छोटा सा सेक्शन कट कर लिया गया है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। सो इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इसमें से इसको हटा लिया गया उसके बाद जो भी बचा उसकी वजह से इसके सेंटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ये पूरा रिंग होता, सपोज ये पूरा रिंग होता तो इसमें अगेन एक सिमेट्री एग्जिस्ट होता। जैसे इस पॉइंट पर जो भी पार्टिकल है उसके ठीक अपोजिट में इस पॉइंट पर भी एक पार्टिकल है। सो अगर इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इसका इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये कैंसिलेशन हो जाता। तो अगर टोटल होता यहाँ पर टोटल का टोटल कंप्लीट फिगर होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कहते कि जीरो हो रहा है। पर यहाँ पर जो हमने सेक्शन कुछ कट कर लिया, तो जो भी सेक्शन कट कर लिया हम लोगों को उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट की वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमने कट किया उसी सेक्शन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, तो जो रिमेनिंग पार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होता वो उसके ही तो इक्वल हो जाता। तो इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज हम लोग जो उस स्मॉल सेक्शन के चलते लिखने के लिए चाहेंगे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो क्या होगा डी क्यू चार्ज अगर सपोज हमने लिया तो इस प्रकार से डी क्यू चार्ज, अगर हम लोग को क्या चार्ज भी क्वेश्चन में दिया है कैपिटल क्यू के टर्म में, सो हम लोग कैपिटल क्यू हमारा ये डी क्यू चार्ज हो जाता बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारा अगर यहाँ पर रेडियस दिया गया है तो रेडियस ए दिया गया, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो ये हमारा पार्ट जो है सो उस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनना होता उसके इक्वल हो जाता और वही हमारा रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो बनना होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को दिया गया है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ का
कॉन्सेप्ट, सो हैविंग ए टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। सो देखिए यूनिफॉर्मली जब भी हमें कहा गया, इसका मतलब होता है कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होगा, मींस लेमडा हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे पास जो लेंथ है इस क्वेश्चन में, सो सब अगर हमने क्यू चार्ज होता, यहाँ हमारा जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, सो कैपिटल क्यू रखेंगे। और जो यहाँ पर टोटल लेंथ होता, मीन्स इनिशियली जो टोटल लेंथ होता वो हमारा 2πa होता, ठीक है ना। पर अभी जो हम लोगों ने टोटल नहीं लिया है, मीन्स कुछ एलिमेंट्री सेक्शन लिया है। सो अगर 1 यूनिट हमारे पास कोई कहेगा कि जो लेंथ है, तो उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो इतने का बनेगा। तो अगर हमें उस क्या करें स्मॉल dx सेक्शन में, या जितना सेक्शन हमने कट किया उसके ऊपर जो dq चार्ज है, मीन्स ये वाला चार्ज dq, कैपिटल dq चार्ज, तो उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ अगर लेंथ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। देखिए तो dq इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ये चार्ज, सो हमारा ये चार्ज हो गया इनटू ये लेंथ, सो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना होगा उस इंस्टेंट में जो हमारा लेंथ रहेगा वो dx हमने लिखा। अब अभी सपोज हम l के टर्म्स में काउंट कर रहे हैं, सो हमने इसको dl लिख दिया। सो dq को हम लोग जो है वो चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग dq की जगह लिखेंगे q/2πa dl, ये हमारा हो गया dq का पार्ट कवर हो गया। और जो नीचे बचा वो क्या बचा, 4πε0, और ये हमारा जो L है, सो L हमारा क्या हो रहा है, ये सॉरी ये जो हमारा A है ये हमारा रेडियस का पार्ट, सो इसके लिए हम लोग कहेंगे a²। तो इस तरह हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो देखिए q × dl/2, और ये हमारा क्या कह रहे हैं 2 × 4, सो ये हमारा हो जाएगा 8, और ये π², और ये हमारा हो जाएगा ε0 और a का क्यूब। सो इस तरह जो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा 44th पार्ट में, वो क्या मिलेगा q dl/8πa² ε0, और यहाँ पर जो हमारा टर्म बन रहा है वो a का क्यूब हो रहा है। सो ये लेट मी मैच माय आंसर। सो हाँ ये मैच हो रहा है। सो हम लोगों को e का वैल्यू जो आ रहा है इस तरह से करेक्ट आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा π² ε0 a क्यूब। सो यस दिस इज़ करेक्ट। सो फाइन, थैंक यू। आज यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट दूसरे में देखेंगे।